हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। और हम लोग जानते हैं कि बेटा ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। अगर हम जेईई मेन की बात करें तो अराउंड आप 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलता है। वहीं नीट पे भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ता है, वहाँ भी आपको इजीली इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं केमिस्ट्री में। हम लोग केमिस्ट्री में इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक्स और एक थर्मो केमिस्ट्री। सो आज हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक और चीज़ की ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग डेली लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं, या आप ऐसा कहें कि हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप कह लीजिए, हमारे सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की लॉज पे काम करते हैं। I hope you understand that. So now, what is the meaning of word thermodynamics? आप इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज थर्मो, जिसे हम लोग कहते हैं व्हाट हीट, एंड सेकंड इज डायनामिक्स, इट इज मोशन। मतलब हम सिर्फ इस वर्ड का मतलब समझें तो हम कह सकते हैं इट इज अ मोशन ऑफ हीट। बट ये चैप्टर सिर्फ मोशन ऑफ हीट तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ इस चैप्टर में आप लोग जो एक्सपीरियंस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये चैप्टर बाकी फिजिकल केमिस्ट्री या बाकी केमिस्ट्री के चैप्टर से बहुत अलग है, बिकॉज यहाँ आपको बहुत सारी टर्म को बहुत क्लियरली समझना होगा, बहुत क्लियरली उन्हें फील करना होगा। जो शब्द मैं बोलूँगा उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, या ऐसा कहें कि अगर आपको लैंग्वेज भी अगर थर्मो में आप यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप वहाँ ऊपर नीचे नहीं जा सकते। आप कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, इट मीन्स आपको उस स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। मुझे अब बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएगी जहां हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन फील होगा कि इसका मतलब भी ऐसा लग रहा है और सेकंड जो टर्म है वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह से को रिलेट कर रही है, बट उनमें डेफिनेटली शार्प डिफरेंस जरूर होगा। सो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा हमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अनडाउटेडली हम जानते हैं कि जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर्स में जो बात करी है वहाँ हमने न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस किया है, तो आज भी हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे डेफिनेटली स्ट्रांगली फोकस करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, सो ये तो हमने बात लिखी, इट इज द मोशन ऑफ हीट, बट मैंने बताया इट इज नॉट लिमिटेड टू द मोशन ऑफ हीट ओनली। अगर मैं इसको इंट्रो की फॉर्म में या इंट्रोडक्शन की फॉर्म में लिखूं या इसकी मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ इस शब्द के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या पूछते हैं लोग कि इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज स्टडी ऑफ एनर्जी, it is study of energy and interaction of energy and matter। मतलब कि आप मैटर और एनर्जी के बीच जो इंटरेक्शन है, जो चेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। या हम लोग बहुत सारे जो केमिकल चेंजेस हैं, फेज चेंजेस हैं, उनको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर मैं इसका एक और डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन की फॉर्म में कि दिस चैप्टर डील विथ feasibility of chemical and phase changes with the help of laws of thermodynamics। Now what is the meaning of that? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमें हर एक वर्ड का बहुत क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे क्योंकि आपने ये नया वर्ड सुना है फिजिबिलिटी। पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी? फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी इवेंट का होने का जो पॉसिबिलिटी है कि वो किस हद तक होगा या नहीं होगा, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिबिलिटी। दैट इज द possibility of accomplishment of a particular event is known as feasibility। I hope you understand। तो ये वर्ड आप बार बार इस चैप्टर में देखेंगे तो हमें क्लियर होना चाहिए फिजिबिलिटी का मतलब क्या है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, कोई फेज चेंज, कोई केमिकल चेंज, कोई रिएक्शन। अगर मैं कह रहा हूँ फिजिबल, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं कि वेदर वो होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या लिखा, दिस चैप्टर डील विद द फिजिबिलिटी ऑफ chemical and phase changes
विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम थर्मोडायनामिक्स के अलग अलग लॉज की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल और जो फेज चेंजेस हैं रिएक्शंस के दौरान या प्रोसेसेस के दौरान वो किस हद तक फिजिबल है, मतलब होंगे या नहीं होंगे, उसको हम समझते हैं थर्मोडायनामिक्स में। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अबाउट द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो लुक एट दिस। तो बात करते हैं अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टीडी से मतलब थर्मोडायनामिक्स। स्कोप से मतलब क्या है कि इस चैप्टर की हेल्प से या थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से हम क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, क्या चीजें हम पता कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट वन इज व्हाट feasibility of the first one is feasibility of a reaction कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो, मैं सपोज करो एग्जाम्पल को आप रिएक्शन लिखो से A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। मान लीजिए हमने कहा कि ये रिएक्शन है। अब ये किस हद तक फिजिबल है, मतलब कि इसके पॉसिबल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इसके अकम्प्लिश होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ये हम थर्मो की हेल्प से पता कर सकते हैं या थर्मोडायनामिक्स हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि आगे बढ़ेंगे भी, बहुत सारे एप्लीकेशन अपने फिजिक्स में कुछ पढ़ा होगा कि जब रॉकेट बनाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे जब रॉकेट बनाया जाता है तो उसके लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है वो फिजिबल होगा या नहीं होगा, हम लॉन्च किए बिना भी ऑन पेपर यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस या यूजिंग सम इक्वेशन या सम डायग्राम्स हम कंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि हम उसे बिना लॉन्च किए भी ऑन पेपर ये पता कर सकते हैं कि ये या इसकी लॉन्चिंग जो है वो कितनी फिजिबल है या नहीं। तो ये जो पार्ट फिजिबिलिटी का, ये हमें थर्मोडायनामिक्स समझाता है कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। So I hope you understand. Yes or no? So first one what कि हम थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से कोई रिएक्शन कितनी फिजिबल है या नहीं उसके बारे में पता कर सकते हैं। This is the first part. Second one कि आप कहते हैं चेंज इन एनर्जी if reaction is feasible. If reaction is feasible, क्या मतलब है इसका? मतलब कि हम लोग एनर्जी जो चेंज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यदि रिएक्शन फिजिबल है। इसका मतलब ये है, जो आप लोगों ने सुना होगा अर्लियर क्लासेस में भी कि जनरली हम कहते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक से मतलब कि इस रिएक्शन के दौरान नेट हीट है वो रिलीज हो रही है, या एंडोथर्मिक की इस रिएक्शन के दौरान जो नेट हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, हमें देनी पड़ रही है। सुनो, तो हम वो जो नेट हीट चेंज है या जो चेंज इन एनर्जी है, यदि रिएक्शन होती है तो हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से उस पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पार्ट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज extent of chemical reaction. That is the extent of chemical reaction. ये जो तीन आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो हमें थर्मोडायनामिक्स इंफॉर्मेशन बताता है अबाउट दिस थ्री पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने बात करी अबाउट द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब अगर हम बात करें कुछ लिमिटेशंस की, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लुक एट दिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट limitation of thermodynamics। देखिए पहली जो लिमिटेशन फर्स्ट वन इज व्हाट कि थर्मोडायनामिक्स सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही काम करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम नहीं करता। हम समझेंगे क्या मतलब है। इट डील फॉर मैक्रोस्कोपिक लेवल ओनली,
बल्कि ये माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि इन डेप्थ, सूक्ष्म रूप से, मैक्रोस्कोपिक ब्रॉड फॉर्म में, बाहरी तरीके से, सिर्फ बाहर बाहर से, इट इज द मैक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल तो आप समझिए, मान लीजिए सपोज करो हम कहें कि मान लीजिए कंटेनर हमारे पास, इस कंटेनर में देखो फ्लास्क हमने इसमें वाटर फिल करा, से इसमें वाटर फिल करा, कैसे हमने इसको हीट प्रोवाइड की बाहर से, हमने इसको हीट प्रोवाइड की, मान लीजिए हमने बाहर से इसको 100 जूल हीट प्रोवाइड की, तो ऑब्वियसली पानी गर्म होगा। हम मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल एनर्जी EI थी, तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल एनर्जी EI थी, और जो हमने हीट प्रोवाइड की इसको, उसके बाद जो एनर्जी है वो आप कह सकते हैं इट इज नॉट EI प्लस 100। ये आप कह लीजिए भाई कि फाइनल वाला पार्ट है, E फाइनल। भाई इनिशियली से कुछ एनर्जी थी, हमने ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, तो बाद में एनर्जी कुछ इस प्रकार से चेंज हो गई। यस नो। अब एक्चुअल में इस प्रोसेस के दौरान जब हम हीट दे रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अंदर, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स, विद इन द एटम्स, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है वो आप थर्मो की हेल्प से कंक्लूड नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्ट को ही डिस्कस कर सकते हैं कि पहले ऐसा कुछ था, बाद में ये चेंज हो गया। सो थर्मोडायनामिक्स हमें सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही डील करना सिखाता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नॉट अबाउट व्हाट माइक्रोस्कोपिक पार्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो लोग बात करते हैं अबाउट द सेकंड लिमिटेशन, एक बार आप उतार लीजिए। ओके, दूसरा करता हूं सर। सेकंड लिमिटेशन वो ये है, इट can't tell information, it can't tell information about rate of reaction, it can't tell information about rate of reaction, और आप ये भी कह सकते हैं और टाइम required to reach equilibrium, time required to reach equilibrium। इक्विलिब्रियम हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या लिमिटेशन है कि ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, या कि किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में पहुंचने में कितना समय लगेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये चैप्टर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें, सपोज कीजिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए रिएक्शन है, जानते हैं इसके बारे में, H2 प्लस हाफ O2 it produce H2O at some certain conditions, we all know। हमें पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, वाटर बनता है। हमारे सराउंडिंग में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। जैसे मान लो मैं कोटा में हूँ तो ऑब्वियसली मेरे सराउंडिंग में H2 और O2 है, और हमें पता है कि वो उस H2 और O2 की हेल्प से वाटर क्रिएट करते हैं, वाटर फॉर्मेशन होता है। बट इन H2 और O2 के रिएक्शन से वाटर कब बनेगा, मतलब कि इसके बनने की रेट क्या होगी, किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसके बारे में आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता, इसके बारे में आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन हम थर्मो की हेल्प से कैलकुलेट या कंक्लूड नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है, दैट इज व्हाट द केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज व्हाट द केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, बट ये इंफॉर्मेशन हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं देता। I hope you understand that point. So क्या हमने कंक्लूड किया कि हम थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से
सिर्फ और सिर्फ फिजिबिलिटी की बात कर सकते हैं, एनर्जी चेंज की बात कर सकते हैं, रिएक्शन फिजिबल है, एंड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात कर सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन? फर्स्ट वन की जो हमने ये बात करी कि हम रेट ऑफ एक्शन की बात नहीं कर सकते। दूसरे की थर्मोडायनामिक्स सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही काम कर सकता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से चीज़ें या कुछ प्रेडिक्शंस कंक्लूड नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो ये हमने बात करी। अब हम आगे बढ़ते चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आप पहली बार सुनेंगे और हमें वो हर एक टर्म बहुत प्रिसाइजली, बहुत परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको टर्म परफेक्टली क्लियर है, उसका मीनिंग अगर आपको पता है, तो फिर जो हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला जो पार्ट है वो आप इजीली प्रोसीड कर जाएंगे। बिकॉज ये पूरा चैप्टर आप मान के चलिए कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट वाला चैप्टर है वो थर्मोडायनामिक्स। सो धीरे धीरे चैप्टर आप पढ़िए और बिल्कुल आप पहले जो फाउंडेशन वाला पार्ट है हमारा, जहाँ हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ आप समय दीजिए, चीज़ों को, पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को बहुत क्लियरली समझें, तभी आप न्यूमेरिकल पार्ट पे, चाहे वो असम्पशन रीजन हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उस पर आप इजीली उसको स्ट्राइक कर पाएंगे, इजीली उसको कंक्लूड कर पाएंगे। सो हम लोग बात करते हैं अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए, सो हम बात कर रहे हैं अब इंपॉर्टेंट टर्म्स इन थर्मोडायनामिक्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, फर्स्ट वन दैट इज अबाउट सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। मैं तीन वर्ड्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। देखिए, ये वर्ड आपको बार बार इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सिस्टम का मतलब होता है एक वो जगह है, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ हम कोई ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं। रिपीट, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ हम ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज द सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सपोज करो इसी रूम में एक बीकर लेके आता हूँ मैं, उस बीकर में अगर मैं कोई रिएक्शन परफॉर्म करता हूँ, उस बीकर में अगर मैं कोई रिएक्शन परफॉर्म करता हूँ, तो जो बीकर है वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एक सिस्टम है, वो मेरे लिए एक सिस्टम है। व्हाट वी से, वेयर वी परफॉर्म ऑब्जर्वेशन, वेयर वी परफॉर्म ऑब्जर्वेशंस, वो जगह जहां आप ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। Second one is what? That is surrounding. That is surrounding. सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ सराउंडिंग। जैसे मान लो एग्जाम्पल तो मैंने कहा था कि उस बीकर में हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस बीकर के अलावा जो कुछ भी है, पास वाला घर कह लीजिए आप, कोटा का रेलवे स्टेशन कह लीजिए आप, कोटा का बस स्टैंड कह लीजिए, कोई और शहर भी आप कह लीजिए, वो सब कुछ क्या है? उस सिस्टम के रेस्पेक्ट में क्या है? सराउंडिंग है। उस सिस्टम के रेस्पेक्ट में क्या है? सराउंडिंग। तो क्या लिखेंगे? एनीथिंग other than system, anything other than system is what? Is surrounding. उसे आप सराउंडिंग कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये सिस्टम, सपोज कीजिए ये सिस्टम है, कोई जगह है जहां हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके अलावा सब कुछ वो क्या है? वो सब कुछ आप कहते हैं दैट इज द सराउंडिंग, दैट इज द सराउंडिंग। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, we always do consider immediate surrounding only. We do consider immediate surrounding only. We do consider immediate surrounding only. Now what is the meaning of that? ये सिस्टम, इसके अलावा कुछ सराउंडिंग, हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। बिकॉज यहाँ पर टर्म समझना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। देखिए, मान लीजिए वो बीकर था जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो बीकर का सिस्टम था,
उसके अलावा रेलवे स्टेशन सराउंडिंग, आपका घर भी सराउंडिंग है, कोई दूसरा कंट्री भी सराउंडिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग? हम लोग सपोज करो इस बीकर में कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो मान लो ये बीकर यहाँ रखा हुआ है, तो इसके आसपास का जो एरिया है, अगर यहाँ कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो हो सकता है कुछ हीट रिलीज हो रही है, कुछ कुछ हीट हमें सप्लाई करनी हो, उसकी वजह से आसपास का एरिया थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, उसकी वजह से जो आसपास का एरिया थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा। मतलब कि इस सिस्टम पे, इस बीकर में कोई रिएक्शन करने की वजह से जहां तक उसका फर्क पड़ रहा है, जहां तक वो एरिया अफेक्टेड है सिस्टम की वजह से, उससे हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इमीडिएट सराउंडिंग। बिकॉज देखो मान लीजिए मैं यहाँ इस बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो उस बीकर में एक्सपेरिमेंट करने की वजह से क्या कोटा रेलवे स्टेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या बस स्टैंड वाले एरिया पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कहने का तो वो सराउंडिंग है इस सिस्टम के एस्पेक्ट में, बट वहाँ इस सिस्टम में जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, उसके होने की वजह से जो भी इफेक्ट है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो आपके लिए सराउंडिंग जरूर है, वो आपके लिए इमीडिएट सराउंडिंग नहीं। सो इमीडिएट सराउंडिंग वो एरिया जहां तक सिस्टम अफेक्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से और देखिए आप लोग। मान लीजिए मैं कहा सपोज कीजिए जो हमारे घरों में रसोई में जो क्या करते हैं कि भाई जो गैस होता है, चूल्हा, मान लीजिए चूल्हा, ये इसका स्टोव, मान लीजिए हम लोग इस ड्राइंग में समझिएगा आप लोग, इस पे हम कोई पतीला कोई पैन रख के पानी गर्म करें हम लोग, इस कुछ किचन में हो रहा मान लीजिए, हमने इसके ऊपर रखा, गैस चलाया, पानी गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो अगर हम पानी गर्म करेंगे उसको हीट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि इसके आसपास जो एरिया है, जो गैस के आसपास जो एरिया है, चूल्हे के आसपास जो एरिया है, ये गर्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट द इमीडिएट सराउंडिंग। और यहाँ आप जो पानी गर्म कर रहे हैं उससे क्या आपके घर में कुछ फर्क पड़ेगा? नो। कहने के तो सराउंडिंग है, बट दैट इज नॉट द इमीडिएट सराउंडिंग। सो हम हमेशा जब भी बात करते हैं सराउंडिंग की, तो अंडरस्टूड है हम लोग हमेशा इमीडिएट सराउंडिंग की ही बात कर रहे हैं। सो नाउ सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे लिए? यूनिवर्स। व्हाट? यूनिवर्स। क्योंकि क्या कहा, सिस्टम वो जगह जहाँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अलावा सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। सो दैट टुगेदर इज व्हाट? फॉर्मिंग यूनिवर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक ये बात ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने देखा सिस्टम, सेकंड पॉइंट हमने देखा सराउंडिंग, थर्ड वन इज व्हाट? वी टॉक अबाउट द बाउंड्री। Third one is boundary. So what is the definition of boundary? ऐसा कुछ भी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे, वो आपके लिए क्या है? बाउंड्री। ऐसा कुछ भी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे, अलग कर दे, वो हमारे लिए क्या है? बाउंड्री है। अंडरस्टैंड व्हाट इज द बाउंड्री, व्हाट आर टाइप ऑफ बाउंड्री। इन तीनों को हम लोग पहली इंपॉर्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे, इसका हम सेकंड बात है। ये तीनों हमेशा साथ में पढ़ी जाती है। तो बात करते हैं अबाउट सेकंड वन, सॉरी बाउंड्री। सो बाउंड्री क्या है? देखिए हम लोग सब जानते हैं कि जो भी फुटबॉल क्रिकेट जो ग्राउंड होता है, हम क्रिकेट की बात करें, जो भी शॉट एक पर्टिकुलर रोप पे से पर्टिकुलर रोप से बाहर चला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? वो बाउंड्री क्रॉस कर गया। हम बोलते हैं कि भाई 4 रन या 6 रन जो भी, तो वो बाउंड्री है। और वो जहाँ प्लेयर्स खेल रहे हैं वो क्या है? सिस्टम है। उसके अलावा सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। आप ऐसा कह सकते हैं। सो बाउंड्री इज व्हाट? एनीथिंग which separate system and surrounding, ऐसा कुछ भी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे, बाउंड्री। तो बाउंड्री बहुत तरह की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। देखेंगे कैसे। हम एक तो कहते हैं कि भाई, आप कहते हैं कि रियल बाउंड्री, एक हम कहते हैं कि भाई इमेजिनरी बाउंड्री, एक हम लोग बोलते हैं रिजिड बाउंड्री, एक हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। जो में ये सब वर्ड आप देखेंगे क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, तो आपको फिर वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस थ्री। और एक हम कहते हैं कि डायाथर्मल, और एक हम लोग लिखते हैं भाई एडियाबैटिक। अब देखो इनमें
फर्क समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ये कोई हमारा बीकर या फ्लास्क है, उसमें पानी भरना है, वाटर, हमने उसमें पानी फिल कर दिया। अब देखिए, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पतीले का जो कल वाली स्टील का बर्तन है, तो जो आउटर सरफेस है इसका, ये कैसी बाउंड्री, इट इज अ रियल बाउंड्री, इट इज अ रियल बाउंड्री। बट ये जो पानी का जो आउटर सरफेस है, वाटर का जो आउटर सरफेस, ये क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री। ये आपका क्या है, सिस्टम। ये जो पार्ट है हमारा, इट इज नॉट अ रियल बाउंड्री। पर पानी का जो ऊपरी सतह, अपर सरफेस, आउटर सरफेस जो है, दैट इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बाउंड्री? जहां वॉल्यूम क्या है, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दोनों साथ में पढ़ते हैं इसलिए मैंने साथ में लिखा है। जहां वॉल्यूम आपका कहते हैं कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम क्या, जीरो। जो इनिशियल वॉल्यूम भाई फाइनल वॉल्यूम, डेल्टा वी इज व्हाट, जीरो। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहां वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जहां वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मान लीजिए कि हम लोग पानी को किसी एक ऐसे फ्लास्क में रखते हैं, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए, इसके ऊपर लिड लगा दिया जाए, तो क्या बोलेंगे, इट इज रिजिड बाउंड्री। जो बाउंड्री है उसकी सराउंडिंग क्या कहलाएगी, इट इज अ रिजिड बाउंड्री। फ्लेक्सिबल मतलब जहां वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, वॉल्यूम का चेंज होता है, मतलब कि जहां डेल्टा वी जो होगा वो जीरो नहीं होगा, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों अलग अलग होंगे। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम का जो वैल्यू है अलग अलग होगा। ये कहाँ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपके बलून में। हम जानते हैं ना बलून को, ये पॉसिबल है आपके बलून। बलून को हम हमारी सुविधा के अनुसार उसके वॉल्यूम को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ जो बाउंड्री है वहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए हम एक ऐसा कोई सिस्टम बना दें जिसको कंप्रेस किया जा सके, जिसको एक्सपैंड भी किया जा सके। ये पॉसिबल किसमें, ये बलून में पॉसिबल है। मान लो प्रैक्टिकली हम ऐसा कोई सिस्टम बना दे, ऐसा कोई बर्तन बना दे, या ऐसा कोई apparatus बना दे, कोई फ्लास्क बीकर बना दे, जिसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो, इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। दैट इज व्हाट, उसकी जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी, उसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल होगी, उसकी बाउंड्री क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। नंबर यहाँ पे देखिए, डायाथर्मल बाउंड्री जहां हीट का फ्लो होता हो, जहां हीट फ्लो होती हो। हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एडियाबैटिक जहां हीट का फ्लो नहीं होता हो। ये टर्म आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी थर्मोडायनेमिक्स में, तो डरना बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल 1 to 1 आपको चीज समझाता चलूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायाथर्मल? जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये पतीला ऐसा पानी भरा हुआ है, आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, तो ये कहने का इसकी बाउंड्री तो है, इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है, बट गर्म करने की वजह से इसमें हीट इसके अंदर भी जा रही है, मतलब कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है, या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है। मतलब तुम क्या कहेंगे, जहां पर मान लीजिए ये सिस्टम है, सपोज कीजिए ये सिस्टम है, तो अंदर से बाहर हीट या बाहर से अंदर हीट का एक्सचेंज, हीट का फ्लो अगर पॉसिबल है, तो हम क्या बोलते हैं वहां पर, डायाथर्मल बाउंड्री है। जो कि आप समझ सकते हैं, कोई भी घर में आपका पतीला है, उसमें आप पानी गर्म करते हैं, कुछ चीज गर्म करते हैं, तो हम जानते हैं उस पर हीट का फ्लो होता है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हीट वहाँ एक्सचेंज होती है। तो वो जो बाउंड्री कैसी आपकी, डायाथर्मल। ये जरूर है कि डायाथर्मल बाउंड्री इज व्हाट, इज आल्सो अ टाइप ऑफ वी से रियल बाउंड्री, ऑब्वियसली। देखो मैंने साथ साथ में इसलिए लिखे ताकि आपको इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर है। अब हम लिखा है एडियाबैटिक बाउंड्री या एडियाबैटिक वॉल। अब बाउंड्री को कुछ किताबों में आपको ये वॉल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रियल वॉल, रियल बाउंड्री, एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक बाउंड्री। एक ऐसा सिस्टम जहां हीट का फ्लो अलाउ नहीं हो। मान लीजिए कि हम कोई बर्तन या कोई, आप कह लीजिए कोई सब्सटेंस, अगर हम लोग वो इंसुलेटेड
मटेरियल से अगर हम बनाए कुछ, जैसे होता है थर्मस का हम कहते हैं, वहाँ उसमें वो उसकी बाउंड्री कैसी है, एडियाबेटिक बाउंड्री है, क्योंकि वहाँ कुछ समय तक उसके अंदर कुछ गर्म है तो गर्म ही रहती है, मतलब कि हीट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाती। इट इज व्हाट एडियाबेटिक बाउंड्री। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, रियल जो हम देख पा रहे हैं, इमेजिनरी जो नाम मात्र की है, रिजिड जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, फ्लेक्सिबल जहाँ वॉल्यूम चेंज होता है, डायथर्मल जहाँ हीट का फ्लो अलाउ है, एडियाबेटिक जहाँ हीट का फ्लो अलाउ नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम साथ में सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री के फॉर्म में देखते हैं। अब हम बात करते हैं उसी के अंदर अबाउट टाइप ऑफ सिस्टम्स, अबाउट टाइप ऑफ सिस्टम इज टाइप ऑफ सिस्टम। देखिए इसको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं वो देखिए आप। एक जहां पर मैटर का एक्सचेंज अलाउ हो उसके बेसिस पे, एक जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ हो उसके बेसिस पे। एक तो कैटेगरी क्या रखी हमने, मैटर एक्सचेंज, और एक सेकंड कैटेगरी क्या है, एनर्जी एक्सचेंज। हम बात करते हैं क्या मतलब है, देखिए इसमें बेसिकली तीन तरह के सिस्टम होते हैं आपके। ओपन सिस्टम, फर्स्ट वन आप ये कह सकते हैं, सेकंड इज द क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। हमने कैटेगराइज कैसे किया है इसको, हमने कैटेगराइज किया है कि मैटर के एक्सचेंज के बिहाफ पे और एनर्जी के एक्सचेंज के बिहाफ। एक्सचेंज मतलब क्या, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज, सिस्टम और सराउंडिंग। ये वाली आपका सिस्टम, तो ये आपका सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, मान लीजिए ओपन सिस्टम वो कहलाएगा जहां मैटर एक्सचेंज भी अलाउ हो और एनर्जी एक्सचेंज भी अलाउ हो। व्हाट इज द मीनिंग, कि सिस्टम से बाहर सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में मैटर या मास का एक्सचेंज पॉसिबल हो, और साथ साथ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज भी पॉसिबल हो। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कॉफी कप, कॉफी इन अ कप विदाउट लिड। मतलब कि देखिए मान लीजिए एक कप में कॉफी या चाय है, उस पर ढक्कन नहीं लगा, तो आप दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे। एक तो उसका इवेपोरेशन होगा, मतलब कि सिस्टम, कप क्या सिस्टम ऐसा कुछ है, सराउंडिंग है, सिस्टम से बाहर इवेपोरेशन हो रहा है, तो बाहर मैटर या मास का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर या मास का एक्सचेंज हो रहा है। दूसरी बात, एनर्जी का एक्सचेंज कैसे, इनिशियली चाय गर्म थी आपकी, थोड़ी देर आप क्या देखेंगे, जो चाय है वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है, मतलब कि हीट का फ्लो हो रहा है, हीट हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो कर रही है। चाय धीरे ठंडी होगी, आसपास का एरिया है जो थोड़ा बहुत हल्का हल्का गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कॉफी या चाय को किसी ऐसे कप में रखते हैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा है, वहां पर मैटर एक्सचेंज भी होगा, एनर्जी एक्सचेंज भी होगा, एंड व्हाट, such type of system is known as open system, open system। अब आपसे पूछूं कि यहाँ बाउंड्री कैसी, आप क्या बोलेंगे, बाउंड्री है तो सही, कब है तो सही, बट वो नाम मात्र की है, इट इज द इमेजिनरी बाउंड्री, रियल एज वेल एज इमेजिनरी बाउंड्री। क्योंकि उसके होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। दिस इज व्हाट ओपन सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज सिस्टम, सेम वही एग्जांपल, कॉफी इन ए कप विथ लिड। आप फिर से चाय गर्म करके लेके आए, उस कप में रख डालें और उस कप पे आप ढक्कन लगा दें। इस बार व्हाट यू ऑब्जर्व, इस बार जो मैटर है उसका एक्सचेंज नहीं हुआ, चाय जो है वो कप से बाहर नहीं जाएगी। क्या लिखेंगे, जहां मैटर का एक्सचेंज अलाउ ना हो
बट एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ हो। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्लोज सिस्टम। इससे क्या मतलब है? हाउ वी कैन सी एनर्जी एक्सचेंज। आप ढक्कन भी लगा देंगे तब भी चाय धीरे धीरे ठंडी तो होगी। इसका मतलब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो कर रही है। ये सुनो, हम आगे डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट द मीनिंग ऑफ हीट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी। तो भी फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ आप बस इसको समझें। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? एग्जांपल, टी या कॉफी इन थर्मस या थर्मोफ्लास्क, इन थर्मोफ्लास्क। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हम वो चाय गर्म करके लाते हैं और वो थर्मस पे या किसी थर्मोफ्लास्क में या किसी इंसुलेटेड मटेरियल के उसमें लाके डाल देते हैं। व्हाट यू ऑब्जर्व, ये तो तय है कि मैटर एक्सचेंज तो नहीं होगा, बंद कर रखा उसको हमने ऑब्वियसली बात है, और एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होगा। देखो इसको थोड़ा समझिएगा, व्हाट आई मीन टू से। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप थर्मस लेके आ जाए, ये तो तय है कि आज नहीं तो कल चाय ठंडी होगी होगी, चाहे भले वो धीरे धीरे होगी बट डेफिनेटली ठंडी होगी। इसका मतलब कि वहाँ एनर्जी एक्सचेंज तो होगा ही होगा, क्रॉस किया, एनर्जी एक्सचेंज तो होगा ही होगा, बट हाँ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो एनर्जी एक्सचेंज को रोकेगा या वो 100% जो है आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। सो व्हाट आई मीन टू से, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जहाँ एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज अलाउ ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये बात। बट हाँ, एग्जाम्पल हमने कहा टी इन थर्मोफ्लास्क, तो ये जरूर है कि थोड़े टाइम के लिए वो चाय है जो गर्म रहेगी, उसको आप समझ लीजिए जब तक हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तब तक वो पर्टिकुलर सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर सकता है। बट 100% आइसोलेटेड सिस्टम बना पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 100% मतलब हमेशा के लिए आइसोलेटेड सिस्टम बना पाना, मैं कह रहा हूँ बना पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका एक एग्जांपल है, यूनिवर्स इज 100% आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाई? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो हम कहने को कह सकते हैं यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर 100% आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, जब तक हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तब तक वो सिस्टम एज अ आइसोलेटेड सिस्टम बिहेव कर सकता है। सो आपको ये पॉइंट क्लियर? सो हम जब भी सिस्टम को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीस टू थिंग्स, दैट इज क्या मैटर एक्सचेंज होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, क्या एनर्जी एक्सचेंज होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। ये सुनो, ये पॉइंट क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो बाउंड्री होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पर यहाँ जो बाउंड्री होगी ऐसी होगी आपकी, दैट इज व्हाट? एडियाबैटिक बाउंड्री। याद है आपको? दैट इज एडियाबैटिक बाउंड्री। हमने वहां क्या कहा था? वहां हीट का फ्लो नहीं होता, वहां जो सिस्टम बना है किसका बना है? वो एक इंसुलेटेड मटेरियल का बना। तुम क्या बोलते हैं? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम बाउंड्री इज व्हाट? एडियाबैटिक। फॉर क्लोज सिस्टम चूंकि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तो इसकी बाउंड्री होगी किस प्रकार की होगी? दैट इज द डायाथर्मल बाउंड्री, इज द डायाथर्मल बाउंड्री। तो हमने आज पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लिया है, दैट इज सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। हम सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ने जाएंगे, दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेकंड वन इज, second important term is extensive and intensive properties. Intensive and extensive properties. देखिए क्या होता है पहले वो समझते हैं। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। Look at this.
हम बहुत सिंपल लैंग्वेज समझ लेते हैं, यहीं से फिर हम एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल की हेल्प से कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आई एन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, डिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंडेंट ऑफ, एक तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक आपका डिपेंडेंट ऑफ मास। देखिए क्या मतलब इसका, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जांपल समझेंगे हम लोग कि इफ वी डिवाइड सिस्टम into smaller part, these properties does not changes, these properties does not changes. What is the meaning of that? हम एग्जांपल देखेंगे। हमने क्या लिखा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, these are what, डिपेंडेंट ऑफ मास। नीचे लिखा ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम को अगर छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो चेंज नहीं होती। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम को छोटे पार्ट्स में या सब डिवाइड कर दिया जाए तो चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल बताओ, तो मान लीजिए एक रूम है, सपोज ये एक रूम है, इसमें कोई पर्टिकुलर गैस ए फिल कर दी, इस पूरे रूम में कोई पर्टिकुलर गैस ए फिल कर दी, गैस ए, मान लीजिए रूम है, इसमें कोई गैस ए फिल कर दी, गैस ए फिल कर दी। अब उस गैस के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है उसकी मैं बात बताऊं। मान लीजिए उस गैस की जो मोल है जो हमने फिल करी, मान लीजिए वो 1000 मोल है, 1000 मोल ऑफ गैस में फिल करी। मान लीजिए उसका वॉल्यूम जो हमने मान लिया कि 100 लीटर है, उस गैस का वॉल्यूम है 100 लीटर। इस कंटेनर का या इस कमरे का जो प्रेशर है हमने मान लिया इट इज 580। सपोज कीजिए यहाँ प्रेशर कितना है 580, मान लीजिए लेट, हमने यहाँ टेम्परेचर मान लिया इट इज व्हाट कि यहाँ टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है, 27 डिग्री सेल्सियस। हमने मान लिया उस गैस की जो डेंसिटी है, उस गैस की डेंसिटी जो है सपोज कीजिए वो x ग्राम पर लीटर है, so it is x ग्राम पर लीटर। सपोज ये गैस का सॉल्यूशन है, मान लीजिए गैस का सॉल्यूशन है तो उसका पीएच है, सपोज कीजिए पीएच क्या है उसका 5। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है, ये वो टर्म्स मैंने लिखी जिनसे आप फैमिलियर हैं, जिन एग्जांपल से आप फैमिलियर हो। तो क्या कहा है, एक रूम है, उस रूम के अंदर कोई गैस है, कोई गैस का सॉल्यूशन आप ऐसा कह लीजिए, उसके मोल 1000 है, उसका वॉल्यूम 100 लीटर है, उसका प्रेशर 580 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है इस कमरे का, और डेंसिटी जो है x ग्राम पर लीटर है, और वो अगर वो मान लीजिए सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसका पीएच जो है मान लीजिए सर। अब इस सिस्टम को, इस रूम को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, मान लीजिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। ये तो बात रखिए कि जब हम सिस्टम को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेंगे उसके बेसिस पे ही हम एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे और एक हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो मान लीजिए पहली बात, अगर मैंने इस रूम को, सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो मोल क्या अब भी 1000 रहेंगे या मोल चेंज हो जाएंगे? क्या अब भी इस रूम में इधर भी 1000 मोल, इधर भी 1000 मोल, क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली इधर मोल ज़्यादा होंगे या कम होंगे या दोनों तरफ बराबर भी हो सकते हैं कि भाई इस तरफ 500 मोल, इस तरफ 500 मोल, मतलब कुल मिला के मोल 1000 नहीं रहेंगे, मोल चेंज हो जाएंगे। हम क्या कहेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करने पर चेंज हो जाती है, सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या कह सकते हैं, मोल इज एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्री? वॉल्यूम की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है, आपने इस रूम को, सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो वॉल्यूम आधा इधर आधा इधर हो जाएगा। तो कुल मिला के वॉल्यूम दोनों तरफ अब 100 लीटर तो नहीं रहेगा ना, तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ है। इट मींस वॉल्यूम इज आल्सो व्हाट, वॉल्यूम इज आल्सो व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिटी क्या होती है? इज नॉट चेंज। प्रेशर, इस रूम का हमने मान लिया प्रेशर 5 atm था, सिस्टम का प्रेशर 5 atm था, तो क्या रूम को दो हिस्सों में डिवाइड करने से इधर 2.5 atm इधर 2.5 atm हो जाएगा? नो, प्रेशर अब भी इधर 5 atm है, इधर भी 5 atm ही है। Yes or no? So pressure is what? Pressure is a intensive property. Pressure is a intensive property. Temperature, पहले कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, 300 केल्विन था। अब क्या होगा? टेम्परेचर 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, या फिर इधर गर्मी होगी इधर ठंड लगने लग जाएगी। ऐसा कुछ होगा कि एकदम बर्फ गिरने लग जाए, एकदम आग लग जाए? क्या पॉसिबल है? नो। अब भी टेम्परेचर दोनों तरफ क्या है? 300 केल्विन ही है। टेम्परेचर इज व्हाट? ऑल्सो चेंज नहीं हुआ, इट इज ऑल्सो अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी, x ग्राम पर लीटर, डेंसिटी क्या बदलेगी? क्या डेंसिटी x/2 हो जाएगी? नो, डेंसिटी भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इधर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी अब भी वही x है, इधर वालों की अब भी वही x ही है, डेंसिटी चेंज नहीं होती। यस और नो? डेंसिटी इज आल्सो अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। pH, मान लीजिए हमने कहा कि सॉल्यूशन है, मान लीजिए हम लोग की गैस ए का सॉल्यूशन है, उसका pH 5 है, तो क्या pH इधर वाले का 2.5 इधर वाले का 2.5 हो जाएगा? नो, pH भी क्या रहेगा? आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपका 1 लीटर पानी है और मान लेते हैं कि उसका pH 7 है, उस 1 लीटर पानी को अगर मैं दो अलग अलग बर्तन में डाल दूं, इसमें आधा लीटर इसमें आधा लीटर, तो क्या pH इसका 3.5 इसका 3.5 हो जाएगा? नो, pH भी चेंज नहीं, अब भी pH 7 ही है। pH is also what? pH is also a intensive property. So I hope you understand what I mean to say कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने पर चेंज हो जाती हो, those are what? Extensive। जो चेंज नहीं होती, they are what? Intensive। अब मैं कुछ एग्जांपल और लिख रहा हूँ यहाँ पे आपकी टर्म लिखिए, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी एक्सेट्रा। देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपने नहीं पढ़ा है, हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, बट चूंकि याद करने के हिसाब से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इनको भी हम फील नहीं कर सकते कैसे ये एक्सटेंसिव है, क्योंकि हमने इनको पढ़ा नहीं है। तो X is what? एंथैल्पी, S is entropy, G is gives free energy। तो हमने एग्जांपल लिखे, यहाँ हम एग्जांपल लिखे, मान लीजिए pH पे लिखा हमने, हमने वहाँ लिखा वॉल्यूम, यहाँ लिख रहे हैं मोलर वॉल्यूम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने अभी फिलहाल कुछ लिमिटेड एग्जांपल ही लिखे हैं, और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हम चीज़ों को यहाँ थोड़ा फील करने की कोशिश करें, हम चीज़ों को याद ना करें। क्योंकि ध्यान रखिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये चैप्टर जो है पूरा, आप देखेंगे पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल है, आपको हर एक टर्म इस प्रकार से क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी थोड़ा बर्डन ना रहे दिमाग पे कि मैं ऐसे याद कर रहा हूँ। नो, हमारी कोशिश यही रहेगी पहले कि हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चलो ठीक है, अब हम इन दोनों के बिहाफ पे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को लेकर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को लेकर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आई होप आपको समझ में आया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is intensive, is intensive। किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। कैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम लोग कहें कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यू नो, हमने अभी देखा है कि मास और वॉल्यूम दोनों क्या आते हैं, बोथ आर व्हाट? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इनका रेशियो जो डेंसिटी है क्या है? ये आपकी इंटेंसिव। तो हमेशा जब भी आप पॉसिबिलिटी हो कि हम किसी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो अगर ले रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा हमेशा वो इंटेंसिव होगा। पहला पॉइंट। सेकंड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज are additive in nature, are additive, whereas
intensive properties, whereas intensive properties are non-additive in nature. समझते हो कैसे? मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, सपोज करो हमने कहा कि इसमें वाटर फिल्ड है, एक कंटेनर और है, इसमें वाटर फिल्ड है। मान लीजिए इसके n मोल है, इसके भी n मोल है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम भी v है, इसकी डेंसिटी d है, इसकी डेंसिटी भी d है। इन तीन एग्जांपल लिए मैंने। वी नो मोल्स आर व्हाट? एक्सटेंसिव। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ, इन दोनों वाटर के सॉल्यूशन को या कंटेनर को आपस में मिक्स कर दो, कि हम लोग इन दोनों को उठा के तीसरे कंटेनर में डालते हैं, तो क्या ऐसा होगा? फाइनल मोल इज व्हाट? 2n। दोनों मोल्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सो मोल्स आर व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, I hope you understand. इसका वॉल्यूम भी था, इसका वॉल्यूम भी था, दोनों को मिला दिया तो वॉल्यूम भी क्या होगा? ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम इज व्हाट? डबल, ट्वाइस। गेटिंग माय पॉइंट? डेंसिटी, मान लीजिए इसकी डेंसिटी डी थी, इसकी डेंसिटी भी डी थी, तो क्या मिलाने पर डेंसिटी अब डबल हो जाएगी? नो, डेंसिटी उतनी ही रहेगी। डेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव आर नॉन एडिटिव इन नेचर। सेम, मान लीजिए इस वाटर का पीएच अगर 7 था, इसका पीएच अगर 7 था, इसका पीएच भी मान लीजिए 7 था, दोनों का पीएच में 7 मान लिया, दोनों कंटेनर्स को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों को आपस में मिला रहे हैं, तो क्या पीएच अब 14 हो जाएगा? नो, पीएच अब भी 7 ही रहेगा। तो पीएच क्या ऐड हुआ? नहीं हुआ। पीएच इज व्हाट? नॉन एडिटिव, क्योंकि पीएच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड नहीं होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप लोग, थर्ड पॉइंट, extensive properties per mole या per gram become intense। फॉर यूनिट, ये कहना है मतलब है, अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको अगर आप पर यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी? इंटेंस। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज व्हाट? एक्सटेंसिव। वही अगर मैं कह दूं कि मोलर वॉल्यूम, अगर मैं कह दूं उससे, अब इसमें हमने से पर मोल डिफाइन कर दिया, मोलर वॉल्यूम बोल दिया, तो ना मोलर वॉल्यूम इज व्हाट? इंटेंस। क्योंकि अब वो डिफाइन ही क्या हो रही है? पर यूनिट डिफाइन हो रही है, तो अब ये इंटेंसिव है। अभी क्या हो गई? इंटेंसिव, क्योंकि आपने उस चीज को स्पेसिफाई कर दिया है कि वो अब वो एक पर्टिकुलर मोल के लिए डिफाइन हो रही है। तो अगर हम किसी चीज को, किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम पर यूनिट डिफाइन कर देंगे, इट इज व्हाट? वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, अगर आप उन्हें पर यूनिट डिफाइन करते हैं, पर मोल, पर ग्राम, पर सेंटीमीटर ग्राम, कोई भी अगर पर यूनिट प्रॉपर्टी है वैसे डिफाइन अगर करते हैं, तो वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो these are the three important points। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? एक्सटेंसिव आर एडिटिव, इंटेंसिव आर नॉन एडिटिव। दिस वन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अगर आप पर यूनिट डिफाइन करेंगे, then it become what? Become इंटेंसिव। थर्ड वन इज, अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का आप रेशियो लेते हैं तो आपको मिलता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आज के लेक्चर में हमने कहाँ तक की बात करी? हमने स्टार्टिंग में समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड पार्ट हमने बात करी व्हाट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जहाँ हमने सबसे पहले टर्म समझी सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। फिर हमने देखा अबाउट टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एंड लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम।
फिर वहां से हम आगे मूव करके हमने बात करी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो जो सिस्टम को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करने पर चेंज हो जाती है। इंटेंसिव वो सिस्टम को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करने पर चेंज नहीं होती। आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। आज तक के लिए इतना। थैंक यू सो मच।